नमस्कार, मैं हूं CL तलानिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर राजस्थान से। और GPC सीकर के ई लेक्चर वीडियो प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की स्टडी करेंगे और जिसका कोड है EE 209। और जो आज हम जो टॉपिक है हमारा, जो आज हम लेके चल रहे हैं, वो पूरे सब्जेक्ट में से MCQ यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। और उसमें 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से एक करेक्ट होगा और 3 रॉन्ग होंगे। तो हमें जो करेक्ट आंसर है तो मल्टीपल उसमें से एक को सिलेक्ट करना है और यही हमें करना। तो ये पूरे अपने इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के पूरे सब्जेक्ट में से होगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं इंपॉर्टेंट सीरीज के, तो उनको आप करेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप EE 209 MCQ। तो पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, उनके जो चॉइस है उनको भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे और ध्यान से सोच के करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में चालकों पर जहां कोई यांत्रिक प्रतिबल या मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं होती है वहां पर कौन सा जॉइंट या जोड़ लगाया जाता है। यानी क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है कि जो वायरिंग करते समय जहां पे चालक है वहां पे कोई मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं होती है, उस जगह कौन सा जोड़ लगाया जाता है। तो ये जोड़ के आपका जो ऑप्शन ए है वो है T जॉइंट जोड़, B है विवाहित जोड़ यानी मैरिड जॉइंट, C है ब्रिटानिया जोड़ और D है पिगटेल जोड़। तो इसका जो सही है, जब स्ट्रेस इन सब में स्ट्रेस लगती है, पिगटेल जोड़ है, तो इसके अंदर सही आंसर है पिगटेल जोड़ D ऑप्शन। यानी कि हम जहां पे स्ट्रेस नहीं होती वहां पे हमें पिगटेल जोड़ लगाना होता है। तो इसका सही आंसर है पिगटेल। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, बंधक तार या बाइंडिंग वायर किस पदार्थ का होना चाहिए। यानी कि जो बांधने वाला तार है वो किस मटेरियल का होना चाहिए। पहला है जस्तीकृत इस्पात का यानी गैल्वेनाइज्ड स्टील, दूसरा कॉपर तांबे का, C है एल्यूमिनियम का और D है जिस पदार्थ का लाइन चालक हो। तो इसमें हमें क्या होता है, जब भी बाइंडिंग लाइन चालक है उसको बांधना होता है तो हमेशा हम उसी पदार्थ का मटेरियल का बाइंडिंग मार्ग बनाए जाते हैं जिस पदार्थ का लाइन चालक बना होता है। यानी जिस पदार्थ का लाइन चालक है उसी पदार्थ का बंधक तार होना चाहिए। तो इसका सही जो चॉइस है वो है डी चॉइस। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जब लाइन चालक के मध्य से 2 अन्य चालकों को जोड़कर ले जाया जाता है तो ऐसे जोड़ को हम किस नाम से जाना जाता है। यानी लाइन चालक के मध्य से 2 हम अन्य लाइन निकाल रहे हैं तो वहां से जोड़ लगा के निकालें तो उसको किस जोड़ से जानेंगे। तो ये जो जॉइंट है इसमें ऑप्शन है ए है T जोड़, B है डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़ और C है गांठ अंतर निष्कासित जोड़ और D है वेस्टर्न यूनियन जोड़। तो ऐसे जो जोड़ होता है उसको हम कहते हैं डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़। जब एक लाइन चालक जा रही नई लाइन उससे 2 हम अन्य लाइन निकालते हैं तो हम डुप्लेक्स क्रॉस दोनों साइड जोड़ निकालते हैं, उनको डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़। तो इसका सही आंसर है B। नंबर 4, सामान्यतः कौन सी वायरिंग अस्थायी वायरिंग के रूप में काम में ली जाती है। तो हमारे पास बहुत सारी वायरिंग होती है, उसमें कुछ टेम्परेरी वायरिंग के काम लेती हैं और कुछ परमानेंट के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये पूछ रहे हैं कि टेम्परेरी वायरिंग के रूप में यानी अस्थायी वायरिंग के लिए कौन सी है। तो इसके नाम देखो, केसिंग कैपिंग वायरिंग, बेटिंग वायरिंग, क्लीट वायरिंग,
लेड शीट वायरिंग। तो अब आप दिमाग से सोचो कि आप देखो घरों में कौन कौन सी वायरिंग, तो जो टेम्परेरी आप देखोगे तो यहाँ पे जो क्लीट वायरिंग है, ये क्लीट वायरिंग कोई एग्जीबिशन, प्रदर्शनी, मेला, तो इस टाइप का जो होता है उसमें काम में ली जाती है। तो ये अस्थायी रूप से काम में ली जाती है, तो वो है क्लीट वायरिंग। तो ये इसका सही आंसर है सी, क्लीट वायरिंग। अब नंबर 5, अब देखो ये है नंबर 5, सैडल। सैडल का प्रयोग कौन सी वायरिंग में किया जाता है? यानी सैडल एक जो है एसेसरी है, इस एसेसरी का यूज हमारे पास बहुत सारी वायरिंग होती है, तो इसको हम किस वायरिंग में यूज करते हैं? तो ऑप्शन है केसिंग केपिंग वायरिंग, बी है सतह कंड्यूट वायरिंग, सी है बैटन वायरिंग और डी है कंसील्ड वायरिंग। तो ये देखो, अब ये जो सैडल हमेशा यूज आती है वो कंड्यूट पाइप में यूज आती है। तो इसके अंदर देखो केसिंग केपिंग में पाइप लगती नहीं, सतह कंड्यूट में पाइप लगती है, बैटन वायरिंग में पाइप नहीं लगती, कंसील्ड में पाइप लगती है लेकिन वो अंडरग्राउंड होती है। तो इसमें सही आंसर है सतह कंड्यूट वायरिंग, बी। अब क्वेश्चन नंबर 6, कमरों के फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? यानी कि फर्श से लेके जो दीवार पे स्विच बोर्ड लगते हैं वो नीचे से आपके फर्श से उसकी ऊंचाई, हाइट कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है ए 1.5 या 1.5 मीटर, बी 2.5 या 2.5 मीटर, सी 2 मीटर, डी 1 मीटर। तो ये जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, अकॉर्डिंग टू दिस, ये हमारे पास 1.5 मीटर ए ऑप्शन है इसका। यानी कि हम जब भी लगाएं तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पे स्विच बोर्ड लगाना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जब फ्लोरोसेंट ट्यूब स्टार्ट होती है, यानी कि जब स्टार्टिंग के समय की बात है, जब फ्लोरोसेंट ट्यूब स्टार्ट होती है तो उस समय चौक कितना वोल्टेज उत्पन्न करती है? यानी जब फ्लोरोसेंट ट्यूब स्टार्ट होती है उस समय चौक कितना वोल्टेज, यानी जो ब्लास्ट होती है चौक, उस समय कितना वोल्टेज उत्पन्न करती है? ऑप्शन है ए 110 से 125 वोल्ट तक कर सकती है, 500 वोल्ट से 600 वोल्ट एसी, 800 वोल्ट से 1000 वोल्ट एसी, 200 वोल्ट से 300 वोल्ट एसी। तो ये यहाँ पे आप ये इसमें देखो तो ये जो चौक है, अगर वो 800 से 1000 वोल्ट एसी उत्पन्न करेगी तो ही आपकी चौक जलेगी, आपकी ट्यूबलाइट जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। यानी कि 800 से नीचे होगी तो चौक आपकी ब्लिंक करती रहेगी, जलेगी नहीं। तो ये याद रखना आपको, 800 से लेके 1000 वोल्ट, लेकिन ये कुछ समय के लिए करती है, उसके बाद नॉर्मल वोल्टेज लेती है जो ब्लास्ट के समय। तो सही आंसर है सी, इसका आंसर सही आंसर है सी, 800 से 1000 वोल्ट एसी। अब क्वेश्चन नंबर 8, किस लैंप या ट्यूब का प्रयोग अधिकतर प्रचार या विज्ञापन में किया जाता है? तो ऐसा कौन सा कोई लैंप या ट्यूब है जिसका प्रयोग हम विज्ञापन के रूप में करते हैं, तो प्रचार के रूप में करते हैं? तो पहला है हेलोजन लैंप, बी है मर्करी लैंप, सी है सोडियम वेपर लैंप, नियोन लैंप, डी है नियोन साइन ट्यूब। तो ये नियोन साइन ट्यूब, तो हेलोजन लैंप ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, सारे ये रोशनी के लिए करते। अब ये जो नियोन साइन ट्यूब है, ये ट्यूब के अंदर हम जिस मर्जी की इसकी आकार या आकृति दे सकते हैं, अलग अलग कलर में ले सकते हैं। तो ये जो प्रचार है उसके लिए तो नियोन साइन ट्यूब, डी ऑप्शन इसका सही चॉइस है। अब क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत केतली में प्रयुक्त किया जाने वाला हीटिंग एलिमेंट किस पदार्थ का बनाया जाता है? यानी कि जो केतली होती है चाय बनाने की, विद्युत केतली, उसके अंदर हम हीटिंग जो एलिमेंट है, तंतु है, वो किस पदार्थ का बना होता है? तो इसकी ऑप्शन है तांबे का, एल्यूमिनियम का, नाइक्रोम का, अभ्रक का। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाइक्रोम, यानी इसके अंदर नाइक्रोम काम में लिया जाता है। तो ये याद रखना आपको, जो हीटिंग एलिमेंट है वो नॉर्मली हम
नाइट्रॉन का ही लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है कि इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर की यू आकृति की नली में लगे हीटिंग एलिमेंट के चारों ओर खाली स्थान में कौन सा कंपाउंड भरा जाता है। यानी कि जो इमर्शन हीटर होता है उसके अंदर यू आकार की जो ट्यूब होती है, नली होती है, और उस नली के अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, बीच में थोड़ी खाली जगह रह जाती है, उस खाली स्थान में कौन सा कंपाउंड भरा जाता है। तो ये ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस या अदरक। तो पहली बात है कि इसके अंदर जो पाउडर भरा जाएगा वो क्या होगा कि विद्युत का कुचालक होगा और साथ साथ में ऊष्मा का सुचालक होगा। तो ये इसके अंदर की जो हम भरते हैं वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको पिघला के और उसके अंदर भर देते हैं ट्यूब के अंदर, तो वो पैक भी हो जाती है और साथ साथ में इंसुलेशन का काम भी करता है और ये उसके लिए हीट के लिए सुचालन का काम भी करता है। तो सही राइट आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस विद्युत उपकरण में रिफ्लेक्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी नीचे कई सारे विद्युत उपकरण दे रखे हैं, उसमें एक में रिफ्लेक्टर का यूज किया जाता है, तो वो कौन सा है। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर और विद्युत केतली। तो हम देखो इलेक्ट्रिक हीटर में भी रिफ्लेक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता। इलेक्ट्रिक रूम हीटर, अब रूम हीटर रूम को गर्म करना है, रूम को गर्म करना, तो वो रिफ्लेक्टर के थ्रू आपको परावर्तक का प्रयोग करके रूम को गर्म करते हैं। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिक रूम हीटर, बी। अब क्वेश्चन नंबर 12। एसी मशीन का नाम बताइए जो कि गाड़ियों के अंदर विद्युत उत्पादन करके बैटरी को चार्ज करने के उपयोग में लिए जाते हैं। तो यानी कि ये क्वेश्चन ये ऑटोमोबाइल के अंदर, मतलब गाड़ियों के अंदर ये जो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए जो काम में ले जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। क्या ऑप्शन है डीसी मोटर, एसी मोटर, डायनामो, डीसी शंट जनरेटर। तो इसका सही आंसर है हम बैटरी को चार्ज करने के लिए काम में लेते हैं डायनामो। तो उसका नाम, मशीन का नाम है डायनामो। यानी डायनामो से हम विद्युत उत्पादन करके बैटरी को चार्ज किया जाता है, गाड़ी के अंदर बैटरी को चार्ज किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर क्या है, छत के पंखे में किस रेटिंग का संधारित्र या कैपेसिटर लगाते हैं। छत के पंखे की बात है इसमें, तो छत के पंखे में कैपेसिटर की रेटिंग क्या है। तो ऑप्शन है 4.5 माइक्रोफैराडे, 5.00 माइक्रोफैराडे, 1.5 माइक्रोफैराडे और 2.5 माइक्रोफैराडे। तो इसका राइट आंसर, सही आंसर है डी, 2.5 माइक्रो। ये आपको याद रखना है कि छत के पंखे में हमेशा 2.5 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर लगाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, टेबल पंखे में कौन सी मोटर प्रयुक्त की जाती है। यानी कि हम टेबल पंखे को चलाने के लिए हम मोटर का प्रयोग करते हैं। तो उस मोटर का टेबल पंखे वाले का नाम क्या होता है। पहला है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, बी है यूनिवर्सल मोटर, सी है डीसी सीरीज मोटर और डी है सर्वो मोटर। तो आप जो भी जितने भी पंखे हैं उसके अंदर ये आपका ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर काम में ली जाती है। ये स्प्लिट मोटर होती है, क्या स्टार्ट भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही काम में लेंगे। यूनिवर्सल मोटर नहीं आएगी, ये यूनिवर्सल डीसी पे एसी दोनों पे चल सकती है। तो ये छोटे पंखों में डीसी सीरीज मोटर ये भी नहीं आएगी, सर्वो मोटर भी नहीं आएगी। तो इसका राइट आंसर है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 1 टन यानी 1 टन के एसी यानी एसी एयर कंडीशनर के लिए कितने एम्पियर कैपेसिटी की
MCB लगानी चाहिए, यानी 1 टन का AC लगा हुआ है, उसके लिए हम MCB काम में लेनी हो तो कितने एम्पियर की होनी चाहिए। तो ये है आंसर आपके जो ऑप्शन है 10 से 15 एम्पियर, 25 से 30 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर है 10 से 15 एम्पियर होनी चाहिए। 1 टन के लिए 10 से 15 एम्पियर होनी चाहिए। राइट आंसर है ए। अब है क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि यह अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी ELCB किस समस्या के निवारण के लिए लगाया जाता है। यानी अपने होम घरों में मीटर के पास हम ELCB यूज करते हैं आजकल, तो वो किस समस्या के निवारण के लिए काम करते हैं। ए है लघु परिपथ समस्या के लिए, बी है खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट के लिए, सी है भूदोष यानी अर्थ फॉल्ट के लिए, या उपरोक्त सभी सर्किट। तो ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स ऑलवेज यूज ये इसके लिए भूदोष निवारण के लिए, यानी भूदोष की अर्थ फॉल्ट की जो समस्या होती है उसके लिए हम इसको काम में लेते हैं। लीकेज दोष के लिए, इसमें लीकेज की जो समस्या होती है उसके लिए, भूदोष लीकेज के लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 17, ये है भंजक अनुरक्षण कब किया जाता है। तो भंजक क्या होता है, भंजक का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन कब किया जाता है, तो ये मशीन में खराबी आने के बाद या मशीन में खराबी होने से पहले, या एक या दोनों भी, और या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो भंजक नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ब्रेकडाउन। तो यानी कि ये जो अनुरक्षण है ये हमेशा मशीन खराब हो जाती है, काम रुक जाता है, उसके बाद में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ए। आंसर जो मशीन में खराब होने के बाद, खराब होने से पहले करते हैं उसको प्रिवेंटिव जो बोलते हैं। तो इसका ए आंसर है, खराबी होने के बाद हम भंजक अनुरक्षण करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यह है लेड एसिड सेल में धनात्मक प्लेट किस पदार्थ की बनाई जाती है। तो पहली बात तो बैटरी कौन सी है, लेड एसिड बैटरी है, और उसके अंदर दो होती है, धनात्मक प्लेट होती है कि ऋणात्मक। तो ये पूछ रहे हैं कि धनात्मक प्लेट है वो किस मटेरियल पदार्थ की बनाई जाती है। ऑप्शन है ए है स्पंजी शीशा यानी स्पंजी लेड, दूसरा है लेड पेरोक्साइड यानी PbO, या सी निकल ऑक्साइड, या लेड सल्फेट। तो ये जो लेड एसिड बैटरी या सेल होता है उसके लिए हमेशा ये इसकी बनाई जाती है लेड पेरोक्साइड की। ये बी है लेड पेरोक्साइड को जो धनात्मक प्लेट है उसकी बनाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 19, बैटरी के धनात्मक प्लेटों के खराब होने का क्या कारण है। ये पूछ रहे हैं कि बैटरी है उसमें धनात्मक प्लेट कभी कभी मतलब जैसे खराब जाती है, तो उसका मेन कारण क्या है, धनात्मक प्लेट खराब क्यों हो जाती है। ऑप्शन क्या है, बैटरी का निम्न आवेशित होना यानी कि लो चार्ज होना, फिर दूसरा लीकेज करंट होना, सी है बैटरी से अत्यधिक समय तक सेवा लेना, और डी है लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किटिंग। तो इसका जो मेन कारण है वो है बैटरी से अत्यधिक समय तक सेवा लेना, यानी कि बैटरी का बहुत टाइम से यूज करें, लॉन्ग सर्विस होगी बैटरी की, और वो अब यानी कि एजिंग इफेक्ट आ गया या सेवा में लेते लेते बहुत समय हो गया, तो ये बैटरी से अत्यधिक समय तक सेवा लेने पे ये धनात्मक प्लेटें खराब हो जाती है। तो इसका सही आंसर है सी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 20, बुकोल्स रिले। बुकोल्स रिले निम्न में से किस मशीन में दोष होने पर सूचना देती है। यानी नीचे बहुत सारी मशीन है और उनमें से हम बुक होल्स रिले द्वारा हम फॉल्ट की सूचना लेते हैं। वो कौन सी मशीन के अंदर लेते हैं। पहले डीसी मोटर में कोई फॉल्ट होता है तो क्या बुक होल्स नहीं होता, डीसी जनरेटर में नहीं होता, इंडक्शन मोटर में नहीं होता, ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर में हमें बुक होल्स रिले लगाया जाता है और इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ जाता है तो ये बुक होल्स रिले द्वारा हमें इंडिकेशन मिल जाता है, सूचना मिल जाती है। सही आंसर है डी, ट्रांसफार्मर।
तो याद रखना ग्लूकोज रिले कहाँ पे लगती है, ट्रांसफार्मर में लगती है। अब क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफार्मर तेल की डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर हम जो तेल यूज करते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है 30 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर, 40 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर, 75 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर और 10 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर है सी, 75 किलोवोल्ट इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इससे कम का होगा तो उसकी स्ट्रेंथ उसकी वो वीक हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 22, ऑयल सर्किट ब्रेकर को किस वोल्टता तक की लाइन में लगाया जा सकता है। बहुत सारे सर्किट ब्रेकर होते हैं, उसमें एक ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि ऑयल सर्किट ब्रेकर को कितने लाइन की वोल्टता तक काम में लिया जा सकता है। तो ऑप्शन है 66 केवी तक, 132 केवी तक, 220 केवी तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम 220 किलो वोल्ट तक की लाइन के लिए हम ऑयल सर्किट ब्रेकर को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अब ये पूछ रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में हमिंग आवाज यानी हमिंग साउंड होता है को हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या किया जाता है। तो क्या हम कम कैसे हो सकता है, तो ऑप्शन है ये, क्या उच्च डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य का तेल प्रयोग करके, यानी कि अगर हम अच्छी सामर्थ्य का तेल यूज करें तो क्या आवाज कम हो जाएगी हमेशा। फिर दूसरा, तेल का लेवल बढ़ाकर, तेल ज्यादा प्रयोग करके हम कर सकते हैं। सी, लेमिनेटेड कोर को मजबूती से कस के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर सही इसका राइट आंसर है लेमिनेटेड कोर को मजबूती से कसेंगे तो हमिंग साउंड कुछ हद तक कम हो जाएगी। तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 24, डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर तथा स्लिप रिंग पर अधिक चिंगारियां स्पार्किंग निकलने का कारण क्या है। यानी कि कम्यूटेटर, स्लिप रिंग, यहाँ पे जो स्पार्किंग होती है उसका कारण क्या है। ऑप्शन देखो, मशीन में अत्यधिक कंपन होना, ब्रशों का सही प्रकार से नहीं लगा होना, ब्रशों के सिरों का सही प्रकार से घिसा नहीं होना, या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर देखो ये सारी की सारी समस्या की वजह से ये चिंगारियां हो सकती है। मशीन में कंपन होंगे तो भी हो सकता, ब्रश का सही प्रकार से नहीं लगे होने पे हो सकता, ब्रश को सही प्रकार से घिसा नहीं होने पर भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, डीसी मोटर स्टार्ट होते ही फ्यूज उड़ा देती है, कारण बताओ। यानी डीसी मोटर को जैसे स्टार्ट करते हैं तो फ्यूज उड़ जाता है। तो इसका राइट क्या काम क्या है, तो देखो ए ऑप्शन है फ्यूज तार सही रेटिंग का नहीं होना, ओवरलोड का होना, स्टार्टर में प्रतिरोध का लंबवत होना, उपरोक्त सभी। तो ये देखो पहला फ्यूज तार का सही रेटिंग, तो फ्यूज तार अगर कम रेटिंग का होगा, सही रेटिंग का नहीं होगा तो उड़ सकता है। बी, ओवरलोड ज्यादा अपनी रेटिंग से ज्यादा आ जाएगा तो भी उड़ेगा। और स्टार्टर में प्रतिरोध का लघुपरिपथ होना, ये भी है। तो ये उपरोक्त सभी सारे आंसर इसके जो ऑप्शन है वो राइट है, डी। इसका सही आंसर है डी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26। तो 26 में क्या है, निम्न में से कौन सी विधि संधारित्र प्रेक्षण विधि है। यानी कि संधारित्र यानी कैपेसिटर, संधारित्र का मतलब कैपेसिटर को हम टेस्टिंग करते हैं, उसको कौन सी विधि अपनाते हैं। तो ए है आवेश निरावेशन यानी चार्जिंग डिस्चार्जिंग करना, फिर है बी है ओम मापी परीक्षण, ओम मापी परीक्षण से, सी है धारिता परीक्षण यानी कैपेसिटी टेस्टिंग, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों विधियां अप्रूव हैं, इससे हम संधारित्र का परीक्षण कर सकते हैं। तो राइट आंसर है डी। अब क्वेश्चन नंबर 27, सर्किट ब्रेकर की विदाकरण क्षमता या विदारण क्षमता, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रप्चरिंग कैपेसिटी, को किस में मापते हैं। यानी सर्किट ब्रेकर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी उसको हम किस में मापते हैं, वोल्ट एम्पियर में, किलो वोल्ट एम्पियर में, मेगा वोल्ट एम्पियर में, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी,
रप्चरिंग कैपेसिटी हम ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको हम मापते हैं मेगा वोल्ट एम्पियर में। राइट आंसर है सी। अब 28, बिजली के तारों द्वारा उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी हम बिजली सप्लाई की वजह से जो आग लग जाती है, तो उस आग से कोई उपकरण जलता है या उसमें जो आग लग जाती है उसको हम किस बुझाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? फर्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र, बी है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र, फिर सी है फोम टाइप फायर अग्निशामक यंत्र, और डी है सैंड फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर। ये सारे के सारे ऑप्शन आग बुझाने के लिए काम में आते हैं, लेकिन बिजली द्वारा जो लगी हुई आग है, बिजली द्वारा उसको हम हर किसी को यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसके अंदर हम जो काम में लेते हैं वो होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र, यानी कि इसका राइट आंसर है ये, राइट आंसर यहाँ पे इसका ए है। राइट आंसर है ए, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र। फिर अगला क्वेश्चन है, वायरिंग करते समय एक शाखा में अधिकतम लोड कितना हो सकता है? वायरिंग करते समय एक शाखा में अधिकतम लोड कितना हो सकता है? तो वायरिंग करते समय यानी एक बोर्ड के अंदर अधिकतम कितने ये निर्धारित होते हैं, इससे ज़्यादा स्विच नहीं लगानी चाहिए, ये सारी ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, उसकी बाध्यता है, तो वो उसका पालन करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन में हमें दे रखे 500 वाट, 1000 वाट, 800 वाट, 1200 वाट। तो यानी एक सर्किट के अंदर 800 वाट से ज़्यादा का लोड नहीं होना चाहिए। राइट आंसर है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 30 लास्ट। तो वीडियो क्वेश्चन क्या है, वीडियो फिल्म बनाने वाले सामान्यतः कौन से लैंप का प्रयोग करते हैं? यानी वीडियो फिल्म बनाते समय जो कैमरा मैन वगैरह जो है वो कौन सा जो लैंप है वो काम में लेते हैं? पहला सोडियम लैंप, मर्करी लैंप, नियॉन लैंप, हेलोजन लैंप। तो ये ज़्यादा रोशनी के लिए काम में लेते हैं, और ये काम में लेते हैं, ये जो लेते हैं हेलोजन लैंप। ये नॉर्मली हेलोजन लैंप भी वीडियो बनाने काम में लेते हैं। तो ये थे 30 क्वेश्चन। तो आपके पेपर में 30 क्वेश्चन आएंगे, तो ये हमने इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसकी आप इसको देखना अच्छी तरह, तो आपके फायदे के लिए हो सकते हैं। धन्यवाद।